नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय अलग अलग दिन चुनकर लेकर आते हैं और खास तौर पर गुरुवार को हम पशुपालन से जुड़े हुए अहम विषयों पर चर्चा करते हैं। आइए आपको बता दें आज इस कार्यक्रम में किस विषय पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सके। आज के विषय है पशुओं में बांझपन और निदान, और भेड़ और बकरी पालन एक सफल व्यवसाय। जी हाँ, तो महत्वपूर्ण विषय हैं। इन विषयों पर आज हम विस्तार से अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए। तो नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आप सवाल पूछ सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद है, तो आइए आपका परिचय भी करा देते हैं। हमारे सवालों के जवाब के लिए इस वक्त मौजूद है डॉक्टर KML पाठक, जो कि पूर्व कुलपति है दुआ सुमत्रा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर रावताराम, जो कि पशु चिकित्सक हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाड़मेर राजस्थान में। डॉक्टर रावताराम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम। जी, तो आइए इस कार्यक्रम में हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पशुओं की जहाँ तक बात है, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहद ही अहम हो जाता है। जहाँ तक उनके उत्पादकता का सवाल है, उससे वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में बांझपन और इसकी समस्या के बारे में बातचीत करेंगे हम डॉक्टर पाठक, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि मौसम लगातार बदल रहा है और ऐसे में इस बदलते मौसम में पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। जी मोनालिसा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देखिए अब मौसम परिवर्तन हो गया है और बरसात का मौसम आ गया है। बहुत सारे हिस्सों में, जो हमारे देश के कई हिस्सों में तो बरसात शुरू हो गई है। तो बरसात में जिस तरह से हम अपना ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम पशुपालक भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि अपने बच्चों क्योंकि परिवार का हिस्सा होते हैं पशु जो है अपने परिवार का हिस्सा होता है। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों का अपना ध्यान रखते हैं, तो मैं पशुपालक भाइयों से कहना चाहूँगा कि बदलते मौसम में, खासकर बरसात में, अपने पशुओं का ध्यान रखें। बरसात में पशु भीगना नहीं चाहिए। बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां पशुओं को हो जाती हैं और इनसे जो दूध देने वाले, विशेष रूप से जो दूध देने वाले पशु हैं, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। पशु कभी बाहर रह जाते हैं, कभी कभी किसान काम करके शाम को खेत से लौट के आते हैं, गलती से या जगह नहीं है तो उसे बाहर बांध देते हैं पशु को, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो बरसात के मौसम में पशुओं का आवास विकास बहुत अच्छा हो, उसको बाहर बरसात में खुले में नहीं छोड़ें, क्योंकि बरसात में रात भर अगर पशु भीगता रहेगा या आपका जो अंदर जो पशु का जो आवास है उसके अंदर भी पानी, बरसात का पानी नहीं जाना चाहिए। बरसात जब आती है तो हवा के साथ आती है, तो उसकी बौछारें आती हैं। तो जो खिड़की दरवाजे हैं वहाँ इस तरह का वो हो, साथ ही साथ वहाँ पर हवा का जो है आवागमन होना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए और वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो अगर एक तो आवाज़ ठीक रखिए इन दिनों, विशेष रूप से अगर वहाँ गंदगी हो जाएगी तो गंदगी से जो है पशु का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वहाँ बहुत सारी नई बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो ज्ञावन पशु हैं उनका आपको ये ध्यान रखना है कि जो आवास हैं वो रपटीले नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब बरसात आती है तो बरसात में पानी जो है कभी आ जाता है और गऊ उसका जो गोबर है, मूत्र है, वो वहाँ पेशाब है, वो भी पड़ा रहता है, तो वहाँ पर रपटन हो जाती है। तो कभी कभी हमने देखा है कि जो ज्ञावन पशु है वो रपट जाता है, गिर जाता है वहाँ पर, तो उससे चोट भी लगती है, कभी कभी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तीसरा जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे, बड़े तो पशु का ध्यान रखेंगे ही, खासकर छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे बड़े पशुओं से दूर रखें। दूध निकलने के बाद उनको सफाई पर जगह पर रखें। साथ ही साथ जो है इन दिनों जब बरसात शुरू हो जाएगी तो उनका दूध जरूर पिलाएं उनको। ऐसा नहीं है कि जो है हमने दूध निकाल लिया और छोटे बच्चे को दूध नहीं निकाला या दूध नहीं पिलाया, तो दूध जरूर पिलाना है। तो अगर आप इस तरह से, और साथ ही साथ संतुलित आहार, संतुलित चारा भी उनको देना है, और चारा ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा भीगा नहीं हो। आजकल क्या होगा, चारे में भी थोड़े दिनों बाद जब रखा रहता है तो वहाँ पर फफूंदी बन जाती है वहाँ पर, तो वो नुकसान कर जाता है ऐसा चारा। कई सावधानियां हैं जो पशुपालकों को इस वक्त बरतनी चाहिए, खासतौर पर बारिश के इस मौसम में, ताकि बीमारियों से आपके पशु बचे रहें और इससे जो उत्पादन है और उत्पादकता है वो प्रभावित ना हो। बहरहाल इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
पशुपालन व्यवसाय में सफलता पाने के लिए पशुओं का सेहतमंद होना जरूरी है। कई बार पशुओं में बांझपन की समस्या हो जाती है। पशुओं में दूध देने के 10 से 30% मामले बांझपन और प्रजनन विकारों से प्रभावित हो सकते हैं। बांझपन के कई कारण होते हैं, जैसे गर्भधारण कर एक बच्चे को जन्म देने में विफलता, मादा में कुपोषण, संक्रमण, जन्मजात दोष, गलत प्रबंधन और हार्मोनों में असंतुलन। पशुओं को बांझपन से बचाने के लिए ब्रीडिंग कामोत्तेजना अवधि के दौरान की जानी चाहिए। अगर पशु कामोत्तेजना नहीं दिखाते हैं या फिर जिन्हें यौन चक्र नहीं आ रहा हो, उनकी जांच करा लेनी चाहिए। कीड़ों से प्रभावित होने पर 6 महीने में एक बार पशुओं का डिवर्मिंग कराना चाहिए। पशुओं को ऊर्जा के साथ प्रोटीन, खनिज और विटामिन वाला संतुलित आहार देना चाहिए। ये गर्भाधान की दर को बढ़ाता है। गर्भावस्था के दौरान हरे चारे की पर्याप्त मात्रा देनी चाहिए। गर्भाधान के 60 से 90 दिनों के बाद गर्भावस्था की पुष्टि के लिए जानवरों की जांच करा लेनी चाहिए। गर्भवती पशु को बेहतर प्रबंधन देना चाहिए। पशुपालक को पशु के सही मद अवस्था में न होने की दिशा में उसका जबरदस्ती गर्भाधान नहीं करना चाहिए और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को भी अनावश्यक रूप से पशु को टीका नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से रिपीट ब्रीडर की संख्या बढ़ती है और पशु को कई और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसानों और पशुपालकों को अच्छा प्रजनन या बछड़े पाने की उच्च दर हासिल करनी है तो नर और मादा दोनों पशुओं की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें रोगों से मुक्त रखना चाहिए। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेहमान का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रावताराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पशुपालक हैं वो किस तरह से भेड़ बकरी पालन को अपना सकते हैं ताकि खेती के साथ साथ उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे और इससे एक सफल व्यवसाय का रूप किस तरह से किसान दे सकते हैं। देश भर के सभी पशुपालक भाइयों और डीडी किसान के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। जैसा कि किसान भाइयों, हम सब लोग सर्वविदित हैं, बकरी पालन और भेड़ पालन हम बड़े पुराने समय से करते आए हैं, लेकिन समय समय पर इसकी हमारे को वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन इस पर हमने कभी नहीं किया। वर्तमान की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से चारा गांव और खेत खलियान और जिस प्रकार से ये डेमोस्ट्रेशन या खनिज खनन ज्यादा होने के कारण और जंगल कम होने के कारण हमारे को जो इंटेंसिव फार्मिंग है इसके ऊपर आना पड़ेगा। इसके तहत हम सब पशुपालकों को वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन है, उसके 4 पिलर है, मुख्यतः 4 आयाम है, उन पर हमारे को ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। पहली पिलर की बात करें, पशुओं की नस्ल। हमारे पास जो पशु है उनकी नस्ल है, भेड़ या बकरी है, उसकी उन्नत नस्ल होनी चाहिए, बहुत अच्छी नस्ल होनी चाहिए, प्योर नस्ल होनी चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन है वो बहुत ज्यादा हो। दूसरे पिलर की बात करें, पशुओं की आहार व्यवस्था। हम अमूमन गाय और भैंस के ऊपर आहार व्यवस्था की ध्यान देते हैं, लेकिन भेड़ और बकरियों हैं इसके ऊपर हमने कभी आहार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कंसंट्रेट बांटा इनको नगण्य के बराबर दिया। इस वजह से हमारा जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इस वजह से पशुओं का आहार है वो भी बिल्कुल संतुलित आहार होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी हम पिलर की बात करें, वह है पशुओं की आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था की बात करें, ग्रामीण परिवेश के अंदर मुख्यतः खूंटी प्रणाली के द्वारा या बाड़ा बनाकर इस प्रकार से भेड़ और बकरी पालन किया जाना लगा है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारे को एक वैज्ञानिक ढंग से वयस्क का बकरे हैं, बकरियां हैं या अडल्ट है या छोटे मेमने हैं, उन सब का आवास व्यवस्था अलग अलग होना चाहिए और सर्दी, गर्मी, बारिश इनको तीनों मौसम के अनुकूल हमारी आवास व्यवस्था होगी तो निसंदेह हमारा बकरी पालन व्यवसाय है बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएगा। बिल्कुल। तो आपने बताया हमें कि किस तरह से सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए इन 4 स्तंभों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इनके बारे में और भी विस्तार से आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। भेड़ और बकरी पालन कम आमदनी में अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। किसान खेती के साथ साथ भी भेड़ और बकरी पालन कर सकते हैं। बकरी पालन की बात करें तो बकरी पालन व्यवसाय से आप दूध देने वाली बकरियों को बेचकर और बकरियों को मांस के रूप में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा बकरियों की मींगड़ियों को खाद के रूप में बेचकर भी अच्छी आमदनी हो जाती है। मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए बकरी पालन किया जाता है। बकरी को ना तो किसी खास तरह के आहार की जरूरत होती है और न ही किसी खास किस्म के बड़े आवास या विशेष जलवायु की जरूरत पड़ती है। बकरी पालन की कई विशेषताएं भी हैं, जैसे एक तो बकरी आकार में छोटी और शांत प्रवृत्ति की होती है।
किसी भी दूसरे पशु की तुलना में कम दाना खाती है। बकरी हर तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियों को खा सकती है और बकरी मेमने जनने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। बकरी करीब 1.5 साल की अवस्था में मेमने देने योग्य हो जाती है और 5 से 6 महीने में मेमने पैदा करती है। आमतौर पर एक बकरी 2 से 3 मेमनों को जन्म देती है। कोई भी बेरोजगार युवक या किसान बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू कर सकता है। वहीं भेड़ पालन भी कम आमदनी में शुरू किया जा सकने वाला व्यवसाय है। भेड़ पालन के लिए ऐसी नस्ल का चयन करें जो दूध, मांस और ऊन अच्छी मात्रा में देती हो। अपने इलाके की जलवायु को ध्यान में रखते हुए ही भेड़ की नस्ल चुनें। आहार की बात करें तो भेड़ों को ताजा और पौष्टिक आहार खिलाएं। भेड़ों को चारे के साथ साथ अतिरिक्त लवण और विटामिन भी दें। कुल मिलाकर अगर आप कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर भेड़ और बकरी पालन करते हैं तो ये अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित होता है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से भेड़ बकरी पालन के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे आप एक अच्छे व्यवसाय के तौर पर अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पाठक आपसे आप जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पशुओं के बांझपन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और रिपोर्ट में भी हमने देखा कि किस तरह से 10 से 30% तक ये समस्या लगभग बढ़ चुकी है, तो ये एक बड़ी समस्या है। क्या वजह है कि ये समस्या बढ़ती जा रही है? देखो, हम बांझपन एक बहुत बड़ी समस्या है पशुओं में, चाहे वो बड़े पशु हों चाहे छोटे पशु हों, लेकिन ज़्यादातर गायों में और भैंसों में ये काफ़ी बड़ी समस्या है और पहले भी रही है और अभी है। लेकिन इसके 2-3 कारण जैसे आपने रिपोर्ट में भी देखा जी। तो एक तो होता है कुछ पशुओं में जो है जन्मजात जो है उनका जो जननांग होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से, वो होते हैं, लेकिन ऐसे पशुओं की संख्या कम होती है। दूसरे ऐसे पशु हैं जो कि बाद में उनके जननांगों में या तो जिस समय कृत्रिम गर्भाधान करते हैं या जब पशु ब्याता है उसके ब्याते समय भी कुछ बीमारी जो है उसमें हो जाती है, खास करके जो गर्भाशय है और सर्विक्स है उसमें कुछ बीमारी हो जाती है। इसकी वजह से भी उनमें जो है ये बांझपन की समस्या आ जाती है। और तीसरा जो है अगर उसको ढंग से कुपोषण है, अगर जिसको हम बोलते हैं, यानी पशु को संतुलित आहार नहीं मिला, पशु को हम कहते हैं कि बैलेंस राशन मिलना चाहिए, पशु को हम मिनरल मिक्सचर दिलवाने की हमेशा बात करते हैं, तो अगर इनकी भी कमी हो जाती है तो हमने देखा है कि बांझपन की बहुत बड़ी, और हमारे देश में बांझपन की बहुत बड़ी समस्या। अगर मुझे कोई पूछे कि पशुओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है तो मैं हमेशा कहता हूं कि बांझपन सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो बांझपन की वजह से क्या उपाय हो सकते हैं, निदान क्या हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे आपसे आगे। लेकिन इस बीच कार्यक्रम में हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। आइए पहले इनका सवाल ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नामदेव जी, सांगली महाराष्ट्र से। आइए उनसे बात करते हैं। नामदेव जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार मैडम, मैं नामदेव बात कर रहा हूँ इस्लामपुर सांगली से। जी बताएं। ये हम लोग जो बकरी पालन भेड़ पालन जो करते हैं ना जी, तो उसमें बहुत से बार बकरियों के 2-2, 3-3 बच्चे भी निकलते हैं। ऐसा भेड़ों में भी निकलते हैं क्या? और अगर वो निकलते हैं तो किस जात के हैं, जरा वो मुझे पूछना था। वो अगर आप जवाब दोगे तो बहुत खुशी होगी मुझे। जी डॉक्टर राताराम, क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त? जी क्या आपने जो पूछा है, भेड़ और बकरी है जो हमारी जब ब्याती है बकरियां तो 2 या 3 बच्चे लेके आती है, लेकिन ऐसा ही कंडीशन अगर भेड़ के अंदर हो हमारा बहुत मुनाफा होगा। देखिए किसानों, यह जो चीज है, हमारे घर पर 3 या 4 बकरियां रखते हैं तो वह अमूमन बकरियां हैं 2 या 3 बच्चे लेके आती है। लेकिन जब बकरी ब्याने के बाद 1 महीने बाद लगभग वो गाभिन रह जाती है, उस समय अगर उसको 250 से 300 ग्राम अगर दाना या कंसंट्रेट हम लगातार 1 महीने तक देंगे और उस समय अगर बकरी गाभिन रहेगी तो 100% यह चांस है कि आपकी बकरी जब प्रेग्नेंट होगी वह 2 या 3 बच्चे उसके अंदर डेवलप होंगे, क्योंकि उसका जो ऑर्गन है, उसका गर्भाशय है, उनके लिए डेवलप हो गया। और यह चीज सब कुछ डिपेंड करती है ट्विंस लाना या एक बच्चा लाना, पशुओं के आहार की व्यवस्था पर। बकरियों का आहार उस समय अगर आपने दाना दिया है तो निसंदेह आपकी बकरियां, जितनी भी भेड़ बकरियां हैं, वो सब 2 या 3 बच्चे लेके आएगी। और जब लास्ट समय, अंतिम समय, जब 5वां महीना बकरियों का चल रहा होता है और उस समय भी आपको वापस वही 200 से 250 ग्राम दाना बकरियों को देना है, ताकि जो गर्भ के अंदर जो बच्चे पल रहे हैं उनको बराबर मात्रा के अंदर न्यूट्रिशन पोषण मिल सके। तो आपका जो बकरी पालन है उनमें गर्भपात भी नहीं होगा और आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, वो बहुत ही अच्छी तरक्की करेगा। यही इसका कंसेप्ट है।
बिल्कुल। नामदेव जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। किस तरह से जो आहार है उसका खास तौर पर ध्यान रखना यहाँ बेहद ज़रूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं जानना ये चाहता हूँ, हम ये कैसे पहचान करेंगे कि हमारा ये पशु गर्म हो चुका है, और दूसरी चीज गर्म पशु को कितने जल्दी हमें गार्डन करवाना चाहिए जिससे जो है वो गार्डन हो सके। तीसरी चीज यहाँ नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें कुछ धीमी मिल रही है, कृपया अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम कैसे पहचान करेंगे कि पशु हमारा गर्म है, और दूसरी चीज गर्म पशु को हमको कितनी जल्दी गार्डन करवाना चाहिए जिससे वो हीट में रहे। और तीसरी चीज मैंने एक चीज और जानना चाहता हूँ कि देहातों में जो भैंस होती है ये और भैंसा एक ही होता, कई लोगों की भैंसें गर्म होती है, एक ही भैंस से एक दिन में 2-4 लोग करवाते हैं, तो वो कितना अच्छा है कितना नुकसानदेह है। जी ठीक है, ये जानते हैं। जी डॉक्टर पाठक। नंदस्वरूप जी, आपके 2-3 सवाल आपने करें, तो पहली बात तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अब जो है आप जो कृत्रिम गर्भाधान है वो प्रक्रिया अपनाइए। कृत्रिम गर्भाधान की हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी बात हो रही है वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने की। तो वैज्ञानिक तरीके का पशुपालन ये है कि जब पशु जो है को आप लोग ज्ञापन कराना चाहते हैं तो उस समय आपको कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया के अंदर उसका अगर टीका लगवाएंगे तो एक तो पहली बात यह है कि बीमारी नहीं होगी, साथ ही साथ वो सेफ़ है और सही ढंग से अच्छे नस्ल का अगर आपको वो सीमन चाहिए, बीज चाहिए, वो आपको उपलब्ध होगा, चाहे वो भैंस का हो चाहे गाय का हो। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि आप जो पशुपालन व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं वैसे वो जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ कि जो गाय और भैंस होती है, भैंस में ज़रूर थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन गाय जो है रमाती है जिसको बोलते हैं ना, जो जब उसकी आप उसको देखोगे उसका जो जहाँ खड़ी है या वहाँ वो बोलती है, जिसको गांव में बोलते हैं कि बोलना शुरू किया उसने या बोल रही है गाय या भैंस, साथ ही साथ बार बार पेशाब करती है, पूंछ उठाती है। तो इस तरह के अगर लक्षण आ रहे हैं, अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप ये समझें कि वो आपका गाय या भैंस जो है वो हीट में है और उसको आपको शीघ्र जो है नज़दीक के पशु चिकित्सालय जाइए। आप बाराबंकी से हैं, बाराबंकी में अच्छा पशु चिकित्सालय हमारा, अच्छी सीमन बैंक है वहाँ पर। तो और मैं हमेशा कहूँगा कि आप देसी पशु रख रहे हैं, चाहे वो गाय है या भैंस है, तो हमारे देश में इस समय अच्छी तकनीक विकसित हो गई हैं, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान की हो। सीमन स्टेशन आपके पास उपलब्ध हैं, वहाँ जाकर अगर अपने पशु को ले जाइए। अगर वहाँ पशु आपका नहीं जा सकता है तो पास में साथ में गांव में आसपास पैरावेट्स हैं, जो नए बच्चे हैं जो कि जिनको आप गांव में कंपाउंडर कहते हैं, उनसे आप कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो ये जो है उसमें आपको हमेशा फ़ायदा रहता है। और मैं हमेशा आपने कहा कि मेरे गांव में एक ही भैंसा है, उस भैंसे को यूज़ मत करिए, उसका पता नहीं, उसमें बीमारियां हो जाती हैं। भैंसे से एक भैंसा जो अगर वो संक्रमित है, अगर वो बीमार है तो बहुत सारी भैंसों को वो बीमारी फैला देगा। तो आपको उससे बचाव करना है और इसीलिए इससे बीमारियों को बचाने के लिए हम हमेशा पशुपालकों को यह कहते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान से ही पशु को गर्भित करवाइए। जी बिल्कुल। तो नंदस्वरूप जी, आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे और उम्मीद है कि इन सुझाव पर भी ज़रूर आप अमल करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पशुओं में बांझपन और भेड़ बकरी पालन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर इन विषयों के बारे में आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। मेरा 2 सवाल थे सर। पहला सवाल ये था सर कि मेरे यहाँ पर एक भैंस है, पड़िया भी कह सकते हैं, 7-8 साल की हो गई है, लेकिन सर वो गर्मी पे नहीं आती है सर। और डॉक्टर लोग तो बोलते हैं आती है, लेकिन वो साइलेंट, मतलब उसकी कोई वो शोर शराबा नहीं करती है, साइलेंट रहती है। तो उसकी पहचान कैसे करें या फिर उसका क्या निदान हो सकता है? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि कुछ बढ़िया जो रहती है पहाड़ी, वो 3 से 4 साल में भी गर्भाधान हो जाता है, तो उसका कौन सी नस्ल होती है वो, उसके बारे में मुझे जानना था। जी ठीक। देखिए विपिन जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पशु 2 तरह के होते हैं। एक तो यह है जो साइलेंट जो है, उनमें जो उसको आप कह रहे हो कि हीट में आते हैं, तो वो शो नहीं करते हैं कि वो इस समय गर्म हैं या हीट में हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया था कि अगर आप आपके पास भैंस है, भैंस के व्यवहार में देखेंगे थोड़ा बहुत जो दूसरी नॉर्मल जो भैंसें होंगी उनसे थोड़ा सा उसका डिस्टरबेंस हो रहा, वो जो थोड़ा सा भिन्न हो रहा होगा। साथ ही साथ आपने कहा कि 7 से 8 साल हो चुके हैं, उसकी उम्र हो चुकी है, तो ये ज़्यादा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उसके जननांगों को टेस्ट जरूर करवाएं, उसका परीक्षण करवाइए, क्योंकि 7-8 साल इसका मतलब है वो हीट में कैसे आएगी, हीट आती नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि साइलेंट हीट में है, तो ऐसा नहीं है। आपको उनका दूसरी एक तो यह है कि उसका जो परीक्षण करवाइए, जननांगों का परीक्षण करवाइए। जहां सागर में अच्छा पशु चिकित्सालय है वहां ले जाइए या पशु चिकित्सक को घर लाइए। साथ ही साथ आप उनको जो चारे का जरूर ध्यान रखिए। हमेशा हम कहते हैं कि जो पशु हैं जिनको हमें गर्भित कराना है उनके लिए एक तो बैलेंस्ड राशन और एक मिनरल मिक्सचर। हमने ये देखा है कि अगर पशुओं को लगातार जो है मिनरल मिक्सचर जो है अगर आप रोज़ उनके उसमें देते हैं, दाने में अगर चारे में देते हैं, तो निश्चित रूप से ये समस्या। तीसरी ये हो सकती है कि आपके भैंस का, जैसे मैंने कहा कि उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो उसका कभी कभी हम हार्मोनल ट्रीटमेंट भी करते हैं। अपने आप मत करिए, किसी झोला छाप डॉक्टर से मत करिए, पशु चिकित्सक के पास ले जाइए, तो वहाँ निश्चित रूप से आपके ये जो समस्या है इसका निदान हो जाएगा। साथ ही साथ आपने दूसरा प्रश्न करा था कि कौन सी ऐसी नस्ल है, तो मैं आपको कहूँगा कि आपके वहाँ मुर्रा नस्ल की भैंसें रखिए ना। अच्छा क्षेत्र है आपका, वहाँ चारा भी होता है, तो सागर क्षेत्र के लिए मुर्रा नस्ल जो है, भदावरी भी नस्ल वहाँ पर रखी जाती है, जो कि 2-3 साल में जो है हीट में भी आती है और समय से जो है ज्ञापन भी हो जाती हैं। आवश्यकता विपिन जी यह है कि आप चाहे 1 भैंस रखें चाहे आप 20 भैंस रखें, लेकिन उनको वैज्ञानिक तरीके से रखिए। वैज्ञानिक तरीके का मेरा मतलब यहाँ होता है कि उनका आवाज सही होना चाहिए और खान पान, उनका जो खान पान है अगर वो सही रहेगा तो निश्चित रूप से ये बांझपन की जो समस्या है इससे आप निजात पाएंगे। बिल्कुल विपिन जी, बहुत ही विस्तार से यहाँ पर आपको जानकारी मिली। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवीण जी बड़ौदा गुजरात से। आइए उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। मेरे को बकरी पालन नया शुरू करने का है, वो कब शुरू करे और कौन सी नस्ल रखे? जी ठीक है, आइए जानते हैं। डॉक्टर राताराम बताएं कौन सी नस्ल के साथ बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए? नमस्कार प्रवीण जी, आप बकरी पालन व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप अगर मेरा ये मानना है, आप बकरी पालन को वैज्ञानिक ढंग से अगर पालन करना चाहे तो किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या जो इसका बकरियों का अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम मथुरा, वहां पर जाकर एक बार आप 7 दिन का 8 दिन का वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार से बकरी पालन करें इसका आप प्रशिक्षण लें। और वैसे भी आप बकरी पालन व्यवसाय स्टार्ट करना चाहें तो कम से कम मेरा ये मानना है 50 बकरियों से अपना व्यवसाय स्टार्ट करें अपने देसी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि वही बकरियां जो आपके शुरुआत के अंदर आपके वातावरण को सूटेबल करेगी। उन बकरियों को, अच्छी बकरियों का सिलेक्शन करें, उन बकरियों को अपने वहां पर लेके आएं और उससे अपना बिजनेस प्रारंभ करें, तो आप एक रोल मॉडल के रूप में अपना बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन एक प्रकार से इसका प्रशिक्षण, इसकी आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नस्ल का चुनाव
और अच्छी नस्ल का चुनाव, इस प्रकार की आपको अगर तकनीकियां मालूम होगी और कब पशु में टीकाकरण करना चाहिए, कब डीवर्मिंग करानी चाहिए, इन सब पहलुओं की आप अगर चर्चा करने, इसका प्रशिक्षण लेने के बाद अपना बकरी पालन व्यवसाय करेंगे तो निसंदेह आपका बकरी पालन व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और इसके अंदर बहुत ही बेनिफिट भी आपको होगा। लेकिन आप अगर बकरी पालन का व्यवसाय है बहुत ही बड़े स्तर पर करना चाहे तो एक भारत सरकार की स्कीम है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, उसके तहत 500 बकरियों का एक प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार की स्कीम है। 1 करोड़ रुपए इसकी लागत है, वह बनाकर और 5 साल तक आपको 500 बकरियां रखनी है और 50 लाख की इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। इस इतने बड़े बिजनेस की तरफ, इतने एंटरप्रेन्योर की तरफ भी आप अपना स्टेप रख सकते हो, लेकिन शुरुआत स्तर में आप छोटा सा बिजनेस व्यवसाय कर उसकी बारीकियों को सीख ले और फिर इतना बड़ा बिजनेस आप आसानी से कर सकते हो। जी जी, तो प्रवीण जी यहाँ पर विस्तार से जान लिया आपने कि किस तरह से बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं और कैसे आपको सफलता मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। उन्नाव से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी दीपांग जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैम, मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। जी मैम, ये समस्या है कि हमारे पास एक भैंस है जो करीब 6 साल की है जी, जो वो उसका जो है एक बार हमने, वो अभी तक गर्भित नहीं हुई है। ठीक है। हाँ, तो उसमें एक बार वो थोड़ा गर्म हुई थी तो हमने एक नजदीकी डॉक्टर से बुलवा के उसका कृत्रिम गर्भाधान करवाया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसकी जो है बच्चेदानी कमजोर है, ये गर्भित नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए कुछ उपाय हो तो बताएं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी मैंने अभी बताया था, आपने सुना होगा कि कुछ पशुओं में ऐसा होता है कि जन्मजात, जिसको बोलते हैं, जन्म से ही उनके जननांगों में कोई कमी रह जाती है। हो सकता है जो आपकी भैंस है वो 6 वर्ष की हो चुकी है और लेकिन आप ये बता रहे हो, अभी आपने बताया कि हीट में भी आई थी कभी। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर उसको जो पशु चिकित्सक को दिखाएंगे और अगर उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट आजकल हम देने लगे हैं, तो अगर हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि हीट में अगर नहीं आई होती तो मैं ये कह सकता था कि उसके जननांग जो है, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि जननांगों में कुछ कमजोरी है। कमजोरी का मतलब यह है कि हो सकता है वो जो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उसको हीट में लाने के लिए और गर्भाधान के लिए, वो उसके शरीर में कम पैदा हो रहे हों, तो उसके लिए जो है हार्मोन दिए जाते हैं। तो आप डॉक्टर के पास दोबारा जाइए। आपका तो आप अगर उन्नाव, प्रॉपर उन्नाव में बड़ा जिला अस्पताल है, वहाँ पे दिखाइए। साथ ही साथ अगर नहीं है, आप काम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी किसी पशु चिकित्सक को दिखाइए, क्योंकि 6 साल की भैंस जो है अभी तक कम से कम 2-3 बार गर्भित होके और उसको बच्चा दे देना चाहिए था। जी बिल्कुल, तो दीपांकेश जी आपने जान लिया कि जो समस्या है उसके क्या कारण हो सकते हैं और पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम अवतार जी, उनसे बात करते हैं। सवाई माधोपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो मैडम, मैं एक हमारी गाय है साहब। ठीक है। और मैं रामअवतार गोयल है, सवाई माधोपुर जिले से बोल रहा हूँ मैडम। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए राम अवतार जी, इससे बातचीत में देरी होगी। फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें। बताएं, आपके पास एक गाय है, क्या समस्या आ रही है? अच्छा जी राम अवतार जी, आप अपना सवाल पूरा कर सकते हैं। मैडम, हमारी एक गाय है साहब, रेंडी राती गाय है। ठीक है। मेरी जिसको बोलते हैं ना, वो क्या 3-4 बेर तो ब्याह गई। 3-4 बेर तो ब्याह गई और उसके बाद में वो डट नहीं रही है, यानी हीट में आती है और फिर बांझपन आ गया। क्या बात है उसमें, उसका क्या ट्रीटमेंट है? जी देखिए राम अवतार जी, इसको हम लोग जो है रिपीट ब्रीडर भी कह देते हैं। कभी कभी हम उसको बोलते हैं कि वो रिपीट ब्रीडर हो गई है, यानी आपने कृत्रिम गर्भाधान करवाते होंगे लेकिन गर्भ नहीं ठहरता होगा। तो अगर आपने अभी तक उसको किसी पशु चिकित्सक को नहीं दिखाया है तो कृपया दिखवाइए। और उनका हो सकता है जननांगों में कोई संक्रमण हो गया हो, क्योंकि रिपीट ब्रीडर की समस्या जो है यूट्रस के या गर्भाशय के संक्रमण से भी हो जाती है। तो आपको, और साथ ही साथ मिनरल मिक्सचर जो मैं अभी तक बता रहा हूँ, आपको भी बताऊंगा कि अपनी गाय को
मिनरल मिक्सचर जो है लगातार दीजिए, उनसे भी ये जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन गाय के जननांगों का परीक्षण होना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल रामअवतार जी, उम्मीद है आप इस सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे और आपको समस्या की वजह का भी पता चलेगा और उसका निदान भी हो पाएगा। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम पशुओं में बांझपन और भेड़ बकरी पालन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करके आप सवाल पूछ सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। राकेश पाल जी इस वक्त कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं कृषि और इनकम टैक्स का एडवोकेट हूँ, कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी। मेरा एवरेज में खराब हो चुका है, मगर मेरी और हार्दिक इच्छा है मैं गाँव में रहूँ, अपने नेटिव लैंड फतेहपुर है। क्या मैं बकरी पालन का फार्म खोलने तो क्या मेरे लिए होगा? जी डॉक्टर राताराम बताएं, क्या बकरी पालन के लिए फार्म खोलना चाहते हैं? जी राकेश जी, क्वेश्चन करना एक बार दोबारा, आप क्वेश्चन आपका। राकेश पाल जी बकरी पालन के लिए फार्म खोलना चाहते हैं, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? राकेश जी, आप अगर बकरी पालन का जो अगर फार्म खोलना चाहते हैं तो आपका पहले मानसिक रूप से आप बकरी पालन व्यवसाय के बारे में बना लिया है। तो मेरा सभी पशुपालक भाइयों में, वर्तमान का जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है, इसके तहत आप वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन का प्रशिक्षण किसी भी नजदीक कृषि विज्ञान केंद्र या मथुरा के अंदर वहां पर जाकर वैज्ञानिक ढंग से बकरी पालन का प्रशिक्षण ले लें। वहां वैज्ञानिक ढंग की बकरी पालन के प्रशिक्षण की बारीकियों को सीख लें। आप कौन सी नस्ल लेनी है, बकरे का चुनाव कैसे करना है, बीजू बकरे का किस प्रकार से देखभाल करना है, छोटे बकरियों की किस प्रकार से देखभाल करना है, इन सब बारीकियों की, और बकरियों के अंदर टीकाकरण, डीवर्मिंग, उनकी आवास व्यवस्था पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए, और किस बकरी के रखने के लिए कितना स्पेस होना चाहिए, इन सब बारीकियों का आप एक बार प्रशिक्षण लेने के बाद, मैंने पहले भी पूर्व श्रोता को बताया था कि आप इस प्रकार का जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है या अन्य गवर्नमेंट की तरफ से कई प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वर्तमान के अंदर एक जो ग्रामीण युवा है उनको कृषि की ओर आकर्षित करना और बनाए रखना, आर्या प्रोजेक्ट है, वह जो युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है, जो अभी वर्तमान में बाड़मेर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामारडी में है। और यह भी ऐसे ही कई प्रकार के प्रोजेक्ट
अपने नजदीकी किसी कृषि विज्ञान केंद्र या पशु चिकित्सा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के अंदर चल रहे होंगे, उनमें जाकर आप अपना प्रशिक्षण लें, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो निसंदेह आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और अपना आपका व्यवसाय है और बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि इन बारीकियों को समझना जरूरी है। अधिकतर किसान भाई क्या है, वो प्रशिक्षण लेने के बिना ही स्टार्ट कर देते हैं और बीच में ही वह इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं, जिससे उनका बिजनेस है सक्सेस नहीं हो पाता है। बिल्कुल, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। नंदिनी जी इस वक्त हमारे साथ चूरू राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। नंदिनी जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरे को पूछना था कि हमारी गाय के पेट में है ना थोड़े कीड़े लगते हैं, उसके है ना 8-10 दिन से 10 लगते रहते हैं, डेली लगते हैं, तो उसके लिए पूछना था। जी बिल्कुल, आइए जानकारी लेते हैं। नंदिनी जी बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने अपने लिए भी करा है और बाकी पशुपालकों के लिए भी क्या है, क्योंकि पेट के कीड़ों की बहुत बड़ी समस्या होती है पशुओं में, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी कुछ भी हो। और अब तो क्योंकि बरसात का मौसम और आ रहा है, तो जो इसके लिए आपको जो है दवा इसकी आती है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, प्रबंधन में आता है, ये पशु प्रबंधन का एक पार्ट है। तो नंदिनी जी अपनी गाय के लिए आप उसका गोबर ले जाइए, नज़दीक के पशु चिकित्सालय में गोबर टेस्ट कराइए, उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के कीड़े हैं उसके पशु के, उसकी गाय के पेट में। साथ ही क्योंकि दस्त भी लग रहे हैं, तो दस्त जो है कीड़ों की वजह से लग जाते हैं, तो कीड़ों की दवा अगर आप देंगे और बाकी भी मैं पशुपालक जितने भी इस प्रोग्राम को हमारे को देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अब मौसम आ गया है, आपको इसको हम बोलते हैं डिवर्मिंग, यानी कृमिनाशक दवा जो है अपने पशु को आपको पिलानी है। कृमिनाशक दवा जो आपको पिलानी है, चाहे वो नंदिनी जी को पिलानी है अपनी गाय के लिए, बाकी पशुपालकों को पिलानी है, तो पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार पिलानी है। हमने राजस्थान में देखा है कि और दूर दराज के गांवों में देखा है कि पशुपालक क्या करते हैं, दवाओं की दुकान पे जाते हैं जहां पशुओं की दवा मिलती है और उस दवा को लाके जो दवा के डिब्बे पे लिखा होता है उस हिसाब से कृमिनाशक दवा अपने गाय भेड़ बकरी को पिला देते हैं। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि ये जो शरीर का जो भार होता है, यानी कितने किलोग्राम की अगर भैंस गाय या भेड़ बकरी है उसके हिसाब से दवा पिलानी चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, थोड़े दिनों में आप ये कहेंगे कि हमने दवा भी पिलाई और उसके गाय के दस्त बंद नहीं हुए या उसके पेट के कीड़े मरे नहीं। तो आपको उसकी प्रॉपर जो डोज है वो देनी है, अंडर डोजिंग नहीं करनी है, ओवर डोजिंग नहीं करनी है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा आपको ये है कि पशु चिकित्सक की सलाह से, और ये समय है, इस समय मैं सभी देशवासी के देश के पशु चिकित्सकों को, पशुपालकों को कहना चाहता हूं कि अपने पशुओं का डिवर्मिंग जरूर कराइए। जी जी बिल्कुल। नंदिनी जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। इस वक्त देवेंद्र सिंह जी भरतपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हम पूछना चाहते हैं जो बछड़ियों का जो ब्रीड आता है वो कहाँ से प्राप्त होगा, हम अपनी गाय के लिए डलवाना चाहें। अच्छा, सीमन की बात कर रहे हैं आप जो है, तो देखिए एक तो भरतपुर से, अगर आप प्रॉपर भरतपुर के हैं धीरेन्द्र सिंह जी, तो भरतपुर में जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी का, यानी अच्छी नस्ल का, चाहे वो गाय का चाहिए चाहे भैंस का चाहिए, वो आपको वहाँ जो है जो सीमन स्टेशन होगा या पशु चिकित्सालय होगा वहाँ जाइए। आपके पास जो भी नस्ल है, अगर आपके पास मुर्रा नस्ल है भैंस की तो उसका सीमन वहाँ मिलेगा। अगर आपके पास गिर नस्ल की गाय है या थारपारकर नस्ल की गाय है, साहिवाल नस्ल की गाय है, तो उसके अच्छे बुल का सीमन आपको अपने वहाँ पर सीमन स्टेशन या पशु चिकित्सालय में निश्चित रूप से मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देवेंद्र जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ हेलो किसान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, हरिशंकर जी। आइए उनसे बात करते हैं। जी हरिशंकर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ हरिशंकर बोल रहा हूँ वाराणसी से। जी जी बताएं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हम ये पूछ रहे थे कि बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी और उसकी लिए कोई एज लिमिट है या नहीं। जी माफ कीजिएगा, अपना सवाल एक बार फिर से कृपया दोहरा दीजिए। ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं जी, क्या आप प्रशिक्षण के बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ जी जी। पशुपालन पर या कोई बकरी पालन पर? बकरी पालन ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? जी आइए जानते हैं। डॉक्टर रावताराम बताएं। हरिशंकर जी नमस्कार, आप कहाँ के रहने वाले हो? वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हरिशंकर जी। हरिशंकर जी आपको बकरी पालन की ट्रेनिंग लेनी है, अपने नजदीकी
किसी भी कृषि महाविद्यालय या पशु चिकित्सा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र, इन पर जाके आप संपर्क कर सकते हो। वहां पर पशुपालन से संबंधी और भेड़ और बकरी पालन संबंधी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण चलते रहते हैं। वहां जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और वहां पर तो आपके वाराणसी यूपी के अंदर जो मथुरा मखदूम के अंदर जो बकरियों का बड़ा ट्रेनिंग स्टेशन है, वहां जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराइए। वहां 7 दिन की 15 दिन का प्रशिक्षण होता है। वहां पर जाकर आप विभिन्न प्रकार की बारीकियों को आप सीख सकते हो। उसका आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और वहां पर एक बार आपको अगर बकरी पालन का व्यवसाय करते हो तो उस संस्थान का आपको अवश्य विजिट करना चाहिए, जिससे आपकी बारीकियों और आप शंकाओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर राउतराम, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने सफल व्यवसाय के कुछ स्तंभों का जिक्र किया था, उसमें आवास और आहार की जो व्यवस्था है वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है बताया था। मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि किस तरह से आवास और आहार की व्यवस्था करनी चाहिए भेड़ बकरी पालकों को। हाँ जी मैम, जो पशुपालन के 4 स्तंभ है, पहला बात करें आहार, मैंने शुरुआत से ही कही है। जो किसान भाई अपने जो बकरियां हैं, बकरियों के अंदर मुख्यतः एक समस्या देखी गई है कि बकरियां प्रेग्नेंट तो रह जाती है, गर्भिणी तो हो जाती है, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर गर्भपात की समस्या देखी जाती है। क्या कई किसान भाई ऐसा कहते हैं कि हमारी जो बकरियां हैं हम ज्यादा समूह के अंदर रखते हैं तो वह सही समय पर या गर्भिणी नहीं होती, ज्ञापन होती है तो उनका ये सवाल रहता है कि ये 2 बच्चे नहीं लेके आई, 3 बच्चे नहीं लगी। क्योंकि किसान भाइयों की ये उम्मीद रहती है कि मेरी जितनी बकरियां ब्याए वो सब की सब 2 या 3 बच्चे लेके आए, मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा मिले। तो किसान भाइयों, आपको शुरुआती जो स्टेज है 1 महीने का, जो बकरियां जब ब्याने के जस्ट 1 महीने बाद ज्ञापन रहती है, उस ब्याने के बावजूद भी उस समय भी बकरियों को बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आहार की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। उस समय आप 250 से 300 ग्राम दाना दीजिए। और उस समय के अंदर अगर 20 या 25 बकरियां आप रख रहे हो, उसके अंदर बकरा आपके अंदर साथ में है आपके अंदर, तो वह बकरियां सब महीने भर में 1.5 महीने के अंदर सब हीट में अंदर आ जाएगी और ज्ञापन रह जाएगी। और उस समय अगर आपने दाना दिया तो 101% चांस है आपकी सब बकरियां हैं और ट्विंस लेके आएगी। क्योंकि यह बकरियों का 2 बच्चे लाना, 3 बच्चे लाना, यह बकरियों के आहार पर निर्भर करता है। जी। और बिल्कुल, माफ कीजिएगा डॉक्टर राउतराम, यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। इस वक्त अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैशाली बिहार से। आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार मैडम, ये मुझे जानना था कि बारिश के मौसम में जो जानवर को जीव हो जाता है वो बड़ा जिसको हम लटकोरा बोलते हैं जी, उसे निजात पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर अमिताभ जी, जो आप इनको जो है शायद आपका मतलब चीचड़ से है जी, तो चीचड़ लग जाती हैं बरसात के दिनों में, तो आपको 2-3 चीज ध्यान रखनी है। पहली बात तो है कि जो चीचड़ लगी हुई हैं, अगर 2-4 हैं, 10-5 लगी हुई हैं तो आप हाथ से भी छुड़ा सकते हो। साथ ही साथ चीचड़ को मारने की जो है वो स्प्रे आते हैं, दवा आती है, एक बीटॉक्स करके एक दवा आती है और बहुत सारी दवाएं आती हैं, तो उनका घोल अगर आप उनको स्प्रे करेंगे उनके शरीर के ऊपर तो वो चीचड़ मर जाती हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि चीचड़ जो है अगर आपने पशु के शरीर से मार दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीचड़ आपके पशु से अब दोबारा नहीं चिपकेगी। तो जहाँ आवास है, तो आवास में जो कुछ दीवारों में क्रैक्स होते हैं उनके अंदर ये जो चीचड़ होते हैं ये जो है पशु के शरीर से खून चूसते हैं, नुकसान करते हैं, तो आप जानते ही होंगे। तो ये जब ब्रीडिंग करने के प्रजनन करने के लिए, अंडे देने के लिए पशु का शरीर छोड़कर उनमें छोटे छोटे जो संद बोलते हैं, क्रैक्स बोलते हैं दीवारों पे, वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पे अंडे देते हैं। और उनसे जब लार्वा निकलते हैं, इनको छोटे बच्चे निकलते हैं, वो फिर जाके पशु के ऊपर चिपक जाते हैं। तो आप सोचेंगे कि मैंने तो थोड़े दिन पहले ही इस पर दवा छिड़की थी, फिर क्यों आ गई है? तो ज़रूरी ये है कि पशु के शरीर के साथ साथ अगर आप पशु के आवास पर भी अगर जहाँ दीवारों में क्रैक्स आए हैं या ज़्यादा कहीं क्रैक हैं तो वहाँ पर भी आपको इस दवा का छिड़काव करना है। ध्यान रखिए कि जो दवा है, जो दूध जब आप निकाल रहे हैं, खासकर थनों के ऊपर भी चीचड़ बहुत चिपकता है। चीचड़ चिपकने का सबसे बड़ा स्थान या तो थन पर है या गुदा के पास है, कान में है। तो थन पे जो है हमेशा जो है जब दूध निकालें और आपने अगर स्प्रे किया हुआ है तो थन को अच्छी तरह से गुनगुने पानी से धो लीजिए। साफ पानी से, अगर कोई एंटीसेप्टिक भी है तो वो भी यूज कर सकते हैं, और साफ करके तब दूध निकालिएगा क्योंकि उसमें ये नहीं जाना चाहिए जी। तो साथ ही साथ आजकल इंजेक्शन भी आ गए हैं इसके, आइवरमेक्टिन नाम से इंजेक्शन आता है। अच्छा। तो अगर आप वो इंजेक्शन भी लगवाते हैं तो उस इंजेक्शन के 2 फायदे हैं। पहली बात तो इनको हम बोलते हैं वाय परजीवी, ये जो बाहर चिपकती हैं, चीचड़ हैं या किलनियां जिनको बोलते हैं,
तो एक तो वो मर जाएंगी और उसके मर के शरीर के ऊपर से हट जाती हैं वो। साथ ही साथ जिन पशुओं को एक बहन जी पूछ रही थी कि उनके गाय को पेट के कीड़े हैं, तो ये जो आइवरमेक्टिन की जो दवा है, ये जो अंदर पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं जिनके दस्त लग जाते हैं पशु को या दूध का उत्पादन घट जाता है, ये वहां भी काम करती है। और ये गाभिन पशुओं में और दूध देने वाले पशुओं में भी ये दवा दी जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जब भी इंजेक्शन लगवाएं या दवा दें तो बिना पशु चिकित्सक की सलाह के ही करें, उनकी निगरानी में ही करवाएं। बिल्कुल। तो अमिताभ जी, यहाँ पर विस्तार से आपके सवाल का जवाब मिल गया है, जान लिया है आपने कि किस तरह से चीचड़ या जो बाह्य परजीवी है उससे आप अपने पशु को छुटकारा दिला सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नंद किशोर जी इस वक्त हमारे साथ चंपारण बिहार से जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। नरेंद्र किशोर जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, हमारे पास एक एचएफ गाय है। ठीक है जी। जी मेरे पास एक एचएफ गाय है, उसको सीमेंट दिया जाए साहिवाल का। जी जिसको सीमन दिया जाए साहिवाल का, तो क्या सेवाल हो सकती है? जी डॉक्टर पाठक। जी हाँ, हो जाएगी। देना पड़ेगा? हाँ नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी नंद किशोर जी। लेकिन अगर आप कोशिश करिए वो जिस नस्ल की गाय है उसके बुल का ही सीमन दिलवाइए। एचएफ है तो एचएफ से ही दिलवाइए। जी बिल्कुल नरेंद्र जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। राम बाबू फ्रॉम फफैयाबाद हरियाणा। जी राम बाबू जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? हमें बकरी पालन को करना है। ठीक है, तो हमें वो बताओ कि क्या करूं, कैसे करूं? बिल्कुल। आइए तो इसका जवाब डॉक्टर रावताराम आप दे चुके हैं कि कैसे बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। तो प्रशिक्षण तो ले लिया है अगर किसी ने, तो उसके बाद इसे शुरुआत करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, कुछ अच्छी नस्लों के बारे में भी बता दें यहाँ पर। देखिए किसान भाइयों,
आपको प्रशिक्षण तो लेना ही है। उसके बाद आप बकरी पालन कर रहे हैं, जहां पर जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हैं वहां की देसी नस्ल है, उन देसी नस्ल की बकरियों का आप चुनाव करें और वह भी बकरियां हैं किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं हो, उनका हेल्थ स्टेटस अच्छे हो और बकरी वो जिस नस्ल की है वो प्योर नस्ल की हो। जैसे बढ़िया नस्ल की जमुनापुरी है, बारबरी है, यहाँ राजस्थान की बात करें तो इसमें जखराना है, बीटल है, पश्चिम बंगाल की तरफ बात करें तो ब्लैक बंगाल है। इस प्रकार की जो अच्छी प्योर नस्ल है उन नस्लों का आप चुनाव करें और उसके बाद उनकी पूर्ण रूप से उनकी आवास व्यवस्था बनाएं। आवास व्यवस्था का आपका मैनेजमेंट है वो इस प्रकार से हो कि छोटे बकरे हो, मेमने हो, उनकी आवास व्यवस्था अलग से हो। ग्रामीण बकरियां हैं। डॉक्टर राताराम, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो भेड़ बकरियां हैं ये बीमारियों से बचे रहे, इसके लिए किस तरह के उपाय करें? टीकाकरण की व्यवस्था जो है वो किस तरह की है भेड़ बकरियों के लिए? बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अमूमन किसान भाई जो बकरी और भेड़ पालन पालते हैं वह बिल्कुल नगण्य के बराबर टीकाकरण कराते हैं। उनके दिमाग के अंदर ये रहता है इनको टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन मैं सभी दर्शकों को इस बात को बताना चाहूंगा, अपन कोरोना काल के अंदर किस प्रकार से कोरोना वैक्सीन की महत्ता को अपन समझ चुके और वैक्सीन लगाने के लिए हम सब पंक्तिबद्ध रूप से खड़े रहे और हम सब ने वैक्सीन लगाया अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए। उतना ही महत्वपूर्ण अपने पशुओं को दीजिए, उतनी ही महत्व उन पशुओं को दीजिए और अपने नजदीकी पशु चिकित्सक जो है उनसे जाकर टीकाकरण करवाइए। अगर उनका टीकाकरण करवा लिया तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर पहले भारत सरकार की तरफ से पोलियो है, चेचक है, माता है, इस प्रकार की बीमारियों के लिए टीकाकरण चलाए गए और वह बीमारियां यहाँ से उन्मूलन होकर चली गई। अभी तक किसी प्रकार की बीमारी नहीं पाई जाती है। लेकिन पशुओं के अंदर मैं बात करूं, एफएमडी है जो खुरपका मुंह पका है, ब्रुसेलोसिस है, ईटी है, चेचक है, इस प्रकार की जो गोट प्लेग है, यह बीमारियां बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और इससे पशुपालकों को नुकसान ही बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए किसान भाइयों को अपने पशुओं के टीकाकरण के प्रति बहुत ही जागरूक रहना चाहिए और स्वयं को जागरूक रखकर पशुओं में टीकाकरण करना चाहिए और जिससे अपना पशु स्वस्थ हो और अगर किसी पशु को बीमार हो तो अस्वस्थ पशु को तुरंत अलग करके टीकाकरण करना चाहिए। जी जी, डॉक्टर राताराम, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और भेड़ और बकरी पालन के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर पाठक, जैसा कि आपने भी हमें बताया कि जो दुधारू पशु हैं अगर उनकी बात ले ले तो बारिश का ये मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में बीमारियों का खतरा बेहद ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में इन पशुओं के लिए भी टीकाकरण के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे चलते चलते? जी हाँ, देखिए इस समय बरसात से पहले सभी पशु जो पालक लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अपने अपने पशुओं का टीकाकरण कराइए। भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया स्कीम जो है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सभी बड़े पशुओं को खुरपका, मुंहपका, ब्लैक क्वार्टर और एचएस, ये जो जानलेवा बीमारियां हैं जिनसे कि पशु की मृत्यु भी हो जाती है और दुग्ध उत्पादन घट भी जाता है, तो इनका टीकाकरण निश्चित कराइए। और ये जो टीका है ये नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जाकर आपको कोई पैसा नहीं देना है जी। ये भारत सरकार की एक स्कीम है जिसके अंदर पशुपालकों को ये कहा जा रहा है कि आप फ्री में, बस आपको इतना करना है कि आपके नज़दीक के पशु चिकित्सालय जाकर अपने पशु को वहाँ ले जाना है और वहाँ पर उसका टीका कराना है। तो इन तीनों बीमारियों का टीकाकरण करा लीजिए। साथ ही साथ जो है टीकाकरण के साथ साथ जो पशु के पेट में कीड़े पाए जाते हैं जिसको हम डिवर्मिंग कहते हैं या कीटनाशक दवा का भी पिलाना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बेहद ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी है, हमारे पशुपालकों के लिए दी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। बिल्कुल, तो आज आपने हेलो किसान कार्यक्रम में जाना कि किस तरह से जो पशुपालक हैं उन्हें अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर पे स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसे कैसे दूर किया जा सकता है और इसके लिए सरकार की भी कई तरह की योजनाएं हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनका लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं। तो जाना आपने कि किस तरह से बांझपन की समस्या हो सकती है, इससे निदान बेहद जरूरी है और भेड़ बकरी पालन अगर आप करते हैं तो किस तरह से आपको अतिरिक्त आमदनी हासिल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कल के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर बातचीत होगी वो हैं बरसाती अमरूद के बागों की देखभाल और मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण। इन विषयों पर विस्तार से कल कार्यक्रम में चर्चा होगी। इस बीच आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान।
इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए बेहद ही लाभदायी साबित होंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। खुशहाल होंगे।